Hello dear students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the criticism of classical theory of full employment by the Keynes. तो हमारे कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे, ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट तो हमारे थे 20th सेंचुरी के, तो इन्होंने किस तरह से हमारे जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या क्रिटिसाइज़ किया है, क्या उनमें खामियां निकाली है। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होती है। मैंने ऑलरेडी आपको जो लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर लिया है। देखो, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या बोलती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही जनरल कंडीशन है। ठीक है, इन केस इकोनॉमी में कहीं पे भी डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लेक्सिबल वेज प्राइजेज एंड इंटरेस्ट रेट, ये इनमें क्यूक एडजस्टमेंट होता है एंड वंस अगेन इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में चली जाती है। ठीक है, तो ये क्लासिकल वाली थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, तो ये सारा क्लासिकल थ्योरी में बताया गया है, पर कीन्स ने इसमें कुछ गलतियाँ निकाली हैं किस तरह से। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है वो किस पे बेस करती है हमारी, वो से लॉ पे डिपेंड करती है। तो से लॉ क्या बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चैलेंज जो कीन्स ने किया है कि से लॉ की थ्योरी को किया है, और क्लासिकल थ्योरी इसी पे बेसिस है। ठीक, ओके। इंटायर इनकम इज नॉट स्पेंड, पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड। इफ बिजनेस फर्म डू नॉट रेज द इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द सेविंग, इट वुड रिजल्ट इनटू इनसफिशिएंट डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। ओके, ठीक है। क्या है से लॉ, क्या बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनको जो इनकम मिलता है, इनकम इज सेव। ठीक है, जब इनकम सेव हो जाती है तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा, एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो डिमांड सफिशेंट नहीं होगी, डिमांड सफिशेंट नहीं होगी तो बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा होगा जो अनसोल्ड रह जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कीन्स बताने की कोशिश करता है कि सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ओनली पार्शियली पॉसिबल है, पर पूरी तरह नहीं हो सकता कि आप $100 का कहीं पे कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, उसका 100 का ही डिमांड क्रिएट हो जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तभी यहाँ पे कह रहा है कि इंटायर इनकम इज़ नॉट स्पेंड, पार्ट ऑफ इट इज़ सेव्ड, एंड इफ बिजनेस फर्म डू नॉट रेज द इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, इट वुड रिजल्ट इनटू इनसफिशिएंट डिमांड। तो मार्केट में इनसफिशिएंट डिमांड होगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि कभी भी जैसे आपका सप्लाई बढ़ा, ओके, तो उसके बाद क्या हो गया, इनकम हुआ, प्रोडक्शन किया। ठीक है, और इनकम को हम क्या एक कंजम्पशन प्लस सेविंग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और सेविंग क्या है, लीकेज है, ये लीकेज कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर सेविंग बढ़ेगा तो हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, फिर लो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके, एंड लो एक्सपेंडिचर मीन्स डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि सप्लाई पूरी तरह से क्या हो रहा है कि अपनी डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर फर्दर आप क्लासिकल को देखो, फिर वो क्या कहते हैं, आगे कहता है कि इनकेस सेविंग हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, एंड आगे क्या बता रहा है, ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डन विथ डिफरेंट मोटिव। ओके, और सेविंग का क्या मोटिव हो सकता है। ठीक है, आप एजुकेशन पर्पस के लिए सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आप इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट जनरली क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो चीज़ें हैं, वो आपकी अलग अलग चीज़ों से अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि
सेविंग इज नॉट entirely determined by the rate of interest। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिटरमाइन नहीं होती। इट इज़ प्राइमरली अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम। आपका जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग को अफेक्ट करता जाएगा। ठीक है, तो पहले जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें क्या बता रहे थे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट मेजरली आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये इसको अफेक्ट करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सेविंग हमारी मेजरली प्राइमरली अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग सी चीज़ें हो गई। तो यहाँ देखो, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर डन बाई टू डिफरेंट एंटिटीज विद द डिस्टिंक्ट मोटिव्स। अलग मोटिव्स होता है। सेविंग प्रीडोमिनेंटली इज अफेक्टेड बाय इनकम नॉट इंटरेस्ट रेट। इसको प्रीडोमिनेंटली क्या इफेक्ट करती है, हमारी इनकम लेवल इफेक्ट करता है, ना कि सेविंग, सॉरी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इस तरह से ये से लो पूरी तरह से चैलेंज हो गया। तो आगे इसमें कीन्स क्या बताते हैं? कीन्स बताते हैं कि हमारा ये सारे फैक्टर क्या होंगे जब सेविंग इज़ नॉट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड। ओके, तो ये दोनों में गैप रह जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देयर विल बी अ डेफिशिएंट डिमांड मीन देयर विल बी अ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, द मेन रीजन बिहाइंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इज lack of the demand, and lack of demand is caused by fall in the consumption expenditure, and further saving is not automatically invested, so there remains a certain level of gap between the our level of income and the level of expenditure required to use or utilize entire resources। okay, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बताते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बताते हैं, कट इन वेज एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। आगे क्या है, पीगू क्या बताते हैं? पीगू सजेस्टेड कट इन वेज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। पीगू ने बताया था कि अगर वेज रेट फ्लेक्सिबल है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ठीक है, कीन्स डिडंट एक्सेप्ट इट एंड सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी आ गई। तो जैसे ये पीगू ने भी बताया कि ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन जैसे हमारा 1929 to 33 तक ये मेजरली था। ठीक है, तो इसमें क्या हो कि वेज जो है रिजिड थी, वेज रेट फॉल नहीं हो रहे थे। तो पीगू ने बताया कि कट इन वेज रेट विल रिस्टोर इक्विलिब्रियम। वेज रेट कट होगा। ठीक है, वेज रेट कट होगा तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा तो आपकी सप्लाई इंक्रीज करेगी, आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, आउटपुट बढ़ जाएगा ये, तो इसके बाद क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि मोर लेबर विल बी डिमांडेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या बताई हमारी पीगू ने बताई। तो पीगू ने क्या बताया कि एम्प्लॉयमेंट किस चीज़ से डिटरमाइन होता है? वेज रेट से डिटरमाइन होता है। अब अदर हैंड हम बात करते हैं, कीन्स की बात करते हैं। तो कीन्स क्या बताते हैं? कीन्स did not accept that employment level is determined by the wage rate। ओके, ये वेज रेट को मेजर फैक्टर नहीं मानते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएगी, मोर रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज। ओके, अब यहाँ पे देखिए आगे केन्स क्या बताते हैं, अगर वेज रेट को आप डिक्लाइन कर देते हैं, लो कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। ठीक है, जब इनकम लो हो जाएगी तो इससे क्या होगा, फिर डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, जब लो डिमांड हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन लेवल भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन लेवल कम होगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कीन्स क्या बता रहे हैं कि हमारा जो वेज रेट में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो उससे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए ये जो है
ये राइट एक्शन नहीं होगा, राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि स्टिकी वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट की कीन्स ने जो बात की है, ठीक है, किस तरह से स्टिकी वेज अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देता है, क्रिएट करता है। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, उससे आप और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आ गया हमारा। ठीक है, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई आ गया। ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम था। ठीक है, यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कीन्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं प्राइस लेवल लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपका डिमांड इस साइड आ जाता है, ठीक है, पहले एग्रीगेट डिमांड था, अब ये एग्रीगेट डिमांड ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्राइस स्टिकी है तो हमारा प्राइस सेम ही रहेगा, प्राइस गिरेगा नहीं। ठीक है, प्राइस नहीं गिरेगा तो पहले वाई यहाँ पे था आउटपुट हमारा, अब आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट 1 आ गया। देखो हमारा आउटपुट कितना गिर रहा है, ये स्टिकीनेस के कारण गिर रहा है। ठीक है, पहले ये ई हमारा इक्विलिब्रियम था, अब E1 हो गया, जबकि हमारा इस पोर्शन पे इक्विलिब्रियम आना चाहिए था। किस पे आना चाहिए था, हमारा इस पोर्शन में इक्विलिब्रियम आना चाहिए था अगर फ्लेक्सिबल चीज़ें होती। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं गिरा तो हमारा ये इस तरह। अब देखिए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हमारा ऐसे बन गया है, या सप्लाई कब ये ऐसे बन गया। ठीक है, लॉन्ग रन भी बोले तो आप। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई कब क्या बन गया, कुछ इस तरह से बन गया ये। अब ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सप्लाई कब हो गया। अब देखिए कीन्स बोलते हैं अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं, जैसे ये एग्रीगेट डिमांड है, इसको राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस सेम ही रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका फाइंडिंग है यहाँ पे। अगर वेज रेट जो हमारे प्राइस स्टिकी है, तो अगर एग्रीगेट डिमांड आप इंक्रीज करते हो तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल एंड इंटायर एग्रीगेट डिमांड विल रिजल्ट इनटू राइज इन द रियल जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटली जो है हमारे आउटपुट में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए स्टिकीनेस के कारण हमारा आउटपुट इतना कम हो गया। एंड लो आउटपुट मीन्स लो डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये स्टिकी वाले जो है ये मेन रीज़न है बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, और ये किस चीज़ को जन्म देती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। it raises the level of involuntary unemployment। ठीक है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देंगे। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसके कारण हो रहा है, ये इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, और ये इम्पैक्ट और ही ज़्यादा हमारे डिफ़र हो जाते हैं किसके कारण, प्राइस रिजिडिटी। ठीक है, प्राइस रिजिडिटी के कारण ये सारे फैक्टर और ही ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इकोनॉमी को हमारे नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ गए कि किस तरह से कीन्स ने जो है हमारे जो क्लासिकल जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उनके सारी जो भी थी उनको चैलेंज किया है थ्योरीज़ को। ओके, अब कीन्स आगे क्या बताते हैं कि अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर करना है, देखो कीन्स ऐसा भी कह रहे हैं पूरी तरह फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर फिर भी वो क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, एग्रीगेट गवर्नमेंट इंटरवेंशन is required to restore a full employment level। While the classical did not support the government intervention in the
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्टिविटी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो क्या बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन फ्लेक्सिबिलिटी, दे बिलीव इन द flexibility of the price, wage and इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब भी आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये तीनों चीज़ें आपके आंसर में होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारा क्रक्स था हमारा, जो भी हमने ये कीन्स के बारे में पढ़ा और उन्होंने किस तरह से क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। ओके, इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके आंसर वहीं दे दूँ। ओके, और जो है आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे कीन्स के बारे में, उनकी कीन्स वाली थ्योरी क्या है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।